अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। नून लीग की वफाकी हुकूमत और अपोजिशन में तनाव बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दोनों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने ताजरों के एहतजाज की हिमायत कर दी है। मौलाना फजल रहमान भी मुल्क में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। इस कशीदा सियासी सूरत हाल में अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ अंदरूनी मामलात में भी उलझी हुई दिखाई देती है। उमर अयूब और जुनैद अकबर ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया तो ये खबरें सामने आई कि पीटीआई अंदरूनी तकसीम का शिकार है। इसी तरह पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने अचानक खामोशी तोड़ दी है और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं पर इल्जामात की बौछार कर दी है। जराए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक रहनुमा पार्टी में दोबारा वापसी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में मखसूस नशिस्तों का केस ज़ेरे समात है। आज केस की समात में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तजाद नजर आया है। समात के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि गुज़श्ता इंतखाबात में बाप पार्टी को केपी में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गई थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन एक मामले पर दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि गुज़श्ता इंतखाबात में केपी में बाप पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। बाप पार्टी के पास सूबे में कोई जनरल नशिस्त नहीं थी। एडवोकेट जनरल ने बताया कि आज़ाद की शमूलियत पर इलेक्शन कमीशन ने बाप पार्टी को मखसूस नशिस्त दी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले और अब मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया है। इलेक्शन कमीशन आज कहता है कि गुज़श्ता इंतखाबात में किया गया उनका फैसला गलत था। अदालत ने इलेक्शन 2018 में अलॉट की गई नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी है, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत से पहले और बाद में नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात भी तलब कर ली हैं और केस की समाअत अब कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मोहम्मद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, इमरान खान साहब के वकील भी हैं और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर ये तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बुखारी साहब, सबसे पहले तो फरमाएं कि अपोजिशन जिसका काम है लोगों के मसाइल को हाईलाइट करना और अवामी उमंगों की तर्जुमानी करना, इतना सख्त किस्म का बजट हुकूमत ने पेश किया है। 1700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं। अपोजिशन की आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। जमात इस्लामी ने आज ऐलान कर दिया है कि वो 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं बिजली की कीमतों पर और टैक्सेस पे। पीटीआई अगर अपोजिशन की जमात होते हुए लोगों के मसाइल को हाईलाइट नहीं करेगी और सिर्फ अपने आप 65 फॉर्म 45-47 की बात करते रहेंगे, लोग कैसे ऑन करेंगे आपको? नहीं भाई, पहली बात तो यह है कि फॉर्म 45-47 पीटीआई की बात नहीं है, अवाम की बात है, क्योंकि वो अवाम का मैंडेट चोरी डाका वो है। नंबर 2 बात यह है कि आप देखेंगे कि हमने डे फर्स्ट से जब से ये बजट आया, ऑन फील्ड आया, उस दिन से लेके आज तक आप देखें हमारी हर जगह एजिटेशन हो रही है। इवन एंड अदरवाइज कि मेरे ऊपर भी डकैती के पर्चा दिया, कसूर क्या था कि एजिटेशन की, किस चीज़ के ऊपर? महंगाई के ऊपर और खान साहब की लीगल हरासमेंट के ऊपर, डिटेंशन के ऊपर। कहाँ पर? प्रेस क्लब के बाहर। किस चीज़ की FIR देते हैं? इक़दाम कत्ल की। किस चीज़ की FIR देते हैं? डकैती की, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत। तो हम तो कहते हैं ना, वो चिड़िया कहीं और उड़ती है और उसकी हवा हमें आ जाती है, इस लेवल पे जा रहे हैं चीज़, जबकि और तो किसी पार्टी के ऊपर कुछ नहीं हुआ। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि हमें तो जलसे की इजाज़त नहीं देती आ रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 साल का रिकॉर्ड मांग लिया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से कि कितने जलसे यहाँ पे जलसे किस किस को अलाउ किए, कहाँ कहाँ अलाउ किए। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम जो हैं वो पब्लिक के जो हैं उनकी जो मुश्किलात हैं इस बजट के ऊपर, उसके ऊपर हम उसको हाईलाइट नहीं करें। हम तो रहते ही पब्लिक पल्स के अंदर, हम तो हैं ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हम तो लोगों में रहना जो है उसी को अपनी पॉलिटिक्स समझते हैं। लेकिन असेंबली में भी अपोजिशन लीडर आप हैं, असेंबली में भी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको आपने लीड करना है और बाहर भी लीड करना है। और ये देखें कि असेंबली के अंदर हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब खान साहब, उन्होंने एक एक चीज़ जो भी आपके कमोडिटीज़ थी उसके अंदर, उसको क्योंकि उनकी फील्ड थी, उन्होंने एक एक चीज़ को हाईलाइट किया, एक एक चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया, 1 बाय 1 पूरी लिस्ट लेके आए। तो अपोजिशन का काम असेंबली के अंदर जो था हम वो भी कर रहे हैं और अपोजिशन का काम जो आउटसाइड द असेंबली है वो भी हम कर रहे हैं। ऑल्दो कि आपको पता है कि कितनी सख्तियाँ हमारे ऊपर, और मैंने आपको एक सिंपल सी इस्लामाबाद की एग्जांपल दे दिया, कहीं दूर की भी नहीं दी।
उसके ऊपर देख लें कि किस तरह के FIR हुई हैं, एक महीने में 4-4 FIR। आज भी इस टाइम में आपके प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा हूँ और हम ताजरों के साथ अपारा मार्केट के अंदर एहतजाज कर रहे हैं अगेंस्ट द बजट। ताजर निकल रहे हैं बाहर जी, उनके साथ उनको सारी सपोर्ट हम कर रहे हैं और हमारी सारी ताजर तंजीमें उनके साथ हैं, हमारी सारी मदर बॉडीज उनके साथ खड़ी है। और अभी आप इस टाइम नोट कर लें, इस टाइम जो है अपारा के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एहतजाज करने के ऊपर FIR देना विच इज जिसको हम कहते होते हैं मिस यूज ऑफ पावर है, उसके ऊपर जो है वो। लेकिन बुखारी साहब, आप खुद पाकिस्तान के नामवर वकील भी हैं। ये हुकूमतें हर दौर में कॉलोनियल दौर के जिन कवानीन को इस्तेमाल करती हैं, 144 MPO, आज वो सब आप भुगत रहे हैं। जब आपकी हुकूमत थी तो ये फाशिस्ट किस्म के कवानीन क्यों नहीं ख़त्म किया आपने, जो जमहूरी राइट्स को एक्सरसाइज करने के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं? बड़ा सही क्वेश्चन है आपका मीर भाई। पहली बात तो यह है कि आपको हमारा टेन्योर 3.5 साल का जो है उसको 35 साल या 40 साल के साथ मुआवजा नहीं कर सकते। लेकिन उन 3.5 साल में आप ये देख लें कि हमने लॉ में अमेंडमेंट्स कितनी की। जो हमारा प्योर प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्राइमरी ऑब्लिगेशन है, वो क्या है? वो है कि आपको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैन, एज अ असेंबली में बैठ लेजिस्लेटर होने के नाते आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ। और आपका जो पेनल सिस्टम है, जो पेनल कोड्स हैं, जो एविडेंसेस एक्ट्स हैं, जो आपके सिविल प्रोसीजर कोड्स हैं, उनको अमेंड करें। आप देखें हमने मोर देन 600 अमेंडमेंट्स की उसके अंदर। क्यों की? क्योंकि हम लॉ रिफॉर्म्स चाहते थे। अभी उसके बाद हमारा और काम भी हो रहा था कि हम चाहते थे कि ये जो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस हैं, वो एलिवेशन इज नो वर्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल वर्ड इज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा? आपके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। लेकिन सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होने वाले बरतानवी राज के कवानीन तो आप खत्म न कर सकते। बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर भी हमने एक वर्किंग की। गो के उसके ऊपर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शायद हम वो रिजल्ट उस टाइम प्रोड्यूस नहीं कर सके। दोबारा आते हैं तो इन कवानीन को खत्म करेंगे। हमने चैलेंज किया। अब तो आप खुद मार खाई, अब तो खत्म करें ना कम से कम। कोई तो भी मार खाई, हमसे ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किसी दौर में पीछे पीपल्स पार्टी ने भी मार खाई है। उसके अंदर उन्होंने भी मार, लेकिन वो तो भूल गए इस बात खा के सीखा कुछ। वो मार को भूल गए। उनको जिन्होंने मारा उनके साथ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें नहीं देखेंगे, हमें आप अवाम के साथ देखेंगे, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करके हम आएंगे और उन्हीं के रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। अवाम का क्या इशू है? अवाम का इशू ये है कि एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो 10 बजे बैठता है, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क हिम एनी क्वेश्चन। एक कलेक्टर बैठा हुआ है, एक पटवारी बैठा हुआ है, उनकी ज़मीन अपनी का फ़र्ज देने के लिए उनको धिक्के खाने पड़ते हैं। ये जो कॉलोनियल साम्राज्य जितना भी गुजरा है, इसके दौर के जितने लॉज बने, अब MPO देखें, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस आ गया, 600 के करीब इशू में इस्लामाबाद में। उसमें क्या हुआ? जिसको दिल करे, अली बुखारी को दिल करे, आप बिहाइंड द बार 1 महीने के लिए रख दें। यार ये मतलब कोई और वो एक वेग से एक्सक्यूज बना के कि जी सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए प्रोसेस है, वो प्रोसीजर भी अडॉप्ट नहीं किया जाता ना। पुलिस ने रिपोर्ट दे दी, यार पुलिस के पास रिपोर्ट कहाँ से आ गई? क्या एक सिविलाइज सिटीजन के साथ ऐसे किया जाता है किसी मुल्क में? कैसे? कभी भी नहीं किया जाता। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देखें, 15 फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ ना, 15, 16, 17, 18, 19। हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है हमारी अपनी पटिशन के ऊपर। मैंने कहा जी ये आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी असेंबलिंग, आज़ादी गुफ्तगू, राइट टू असेंबल, इसको आप नहीं रोक सकते अंडर दी सुपरविजन या अंडर दी लॉ मेड बाय द जो पिछला चला आ रहा है, जिसको आप कहते हैं 144 के तहत आप लेके चले जाते हैं CRPC, उसके तहत आप मेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं कर सकते। लेकिन किसी एक्ट के जरिए से आप कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये खत्म मुसरा होगा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, मेरी अपनी इस तरह है कि जब ऐसा करने वाले को सज़ा मिलेगी। एक DC इस्लामाबाद को 6 महीने सज़ा हुई तो नहीं हो पा रही ना, नहीं हो पा रही। जब उसको होगी तो दोबारा किसी में जरूरत नहीं होगा। ये पब्लिक सर्वेंट है, ये अफसर शाही जिसका वर्ड यूज किया जाता है ना, बेसिकली दे आर पब्लिक सर्वेंट। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल शिकवा भी किया है कि PTI के लोग आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, यकसुई नहीं है PTI के अंदर। और वो तो अभी भी उनका जेस्चर था कि आप आएँ, हमारे साथ चलें, बैठें, बात करें, क्या चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। देखें, मौलाना साहब एक पुराने सियासतदान है और मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासत में गुफ्तो शनीद के दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते, वो होते हैं गुफ्तो शनीद। हमारा एक डेलीगेशन गया उनके पास, उनसे गुफ्तो शनीद हुई। एक्चुअली बेसिकली तो वो भी वही कुछ कह रहे थे तो जो हम कह रहे थे, क्योंकि फॉर्म 45 आपके सामने है, जिसको लेकर चलते हैं आप। तो इंतखाबात में धांधली हमारे सामने, आपके सामने बैठा हूँ मैं, इस्लामाबाद की सीट से जीत के बैठा हूँ 46,000 वोट से। सिमिलरली अगर मौलाना साहब भी कहते हैं कि इलेक्शन सही नहीं हुए, मैं तो एक चीज़ लेके आया हूँ ना, मैं तो कंक्रीट एविडेंस लेके बैठा हूँ। उनके पास भी कोई है तो आ जाए, लेकिन उनका जो सियासी सूझबूझ है, जो मैं असेस करता हूँ, मैं अब की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हो सकती, वो तो खुद ही बताएंगे उन्होंने किस तरह ये बात कही है, लेकिन जो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते बात असेस कर रहा हूँ,
तो उनकी बात में वजन इसलिए है कि वो देख रहे हैं कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत, ये फॉर्म 47 की हुकूमत, ये झूठे अल्फों की हुकूमत ये नहीं चल सकती। दैट्स व्हाई पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पे बैठी हुई है। नहीं तो आज हैं तो वो भी हुकूमत का हिस्सा, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भी वोट दी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्होंने वोट ली, चेयरमैन सेनेट हो या स्पीकर हो वोट ली। सो मीनिंग बाय दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इट। लेकिन उन्होंने फिर भी एक अपना फेस सेविंग के लिए कुछ चीज़ रखी हुई है। बट ऑन द अदर साइड हम तो सफ़र कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन 8 फरवरी का सॉफ्ट रेजोल्यूशन लेकर आए, लोगों ने तो हमें मैंडेट दिया। अब बात यह है कि मौलाना साहब के पास हम जाते हैं, हमारी क़यादत जेल में है। इमरान खान साहब पिछले 9-10 महीने, बल्कि अब तो 11वां स्टार्ट हो गया, वो जेल में है इद्दत के केस में। यार दुनिया में कहीं देखे आपने? शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में, किस चीज़ के ऊपर? साइफर केस में तो इक्विट हो चुके हैं। एक लेकिन मौलाना तो आपके खिलाफ तो नहीं बोल रहे ना, मौलाना तो वो बात करें जो आपको फेवर कर रही है। बिल्कुल, फिर आप मौलाना के साथ खड़े क्यों नहीं, हम उनके साथ, हमारा डेलीगेशन चल रहा है। देखिए, आपका पॉलिटिकल एजेंडा अलग होता है, आपका नजरियात अलग होते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी है, मैं पीटीआई का एक वर्कर हूं क्योंकि मैं पीटीआई के जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर बिलीव करता हूं, दैट्स इट। हाँ, अब यहाँ पर आ जाते हैं आपकी पॉलिटिकल मफादात। जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं। हम अपने डायरेक्शन में कर रहे थे, वो भी शामिल हो गए। वो सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, हम भी सिविलियन आप भी कह रहे हैं। तो जब यखनुकाती एजेंडा है तो साथ क्यों नहीं हो पा रहे? साथ हो रहे हैं, मतलब आपको किसी ने ये नहीं कहा कि हम साथ नहीं हैं, बट उसके ऊपर आने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। प्राइम मिनिस्टर रोज़ चले जाते हैं उनके पास, पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन रोज़ जाता है उसके पास। हम भी एज अ पॉलिटिकल वर्कर, हमारा डेलीगेशन भी गया उनके साथ। असद कैसर साहब उनके साथ गुफ्तगू शनीद में मसरूफ है। लेकिन इट्स नॉट अ मैटर कि आप विद इन 1 फोर्टनाइट कहें जी केस हो जाएगा, उसके अंदर हमने चीज़ें तय करनी है। अब वो पॉलिटिकल एजेंडा सिंपल है। वो कहते हैं नए इलेक्शन, सिविल सुपरमेसी, हम यहाँ तक साथ हैं। बट ऑन द अदर वे जो एजिटेशन है, उनकी भी एजिटेशन की हम भी कहते हैं हमारा राइट है। मैं यहाँ बाहर बैठता हूँ, मुझे कोई रोक सकता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली कि यार आप यहाँ पर मत बैठ के आप स्पीकर पे बात नहीं कर सकते हो, आप अपना जो है प्रेस क्लब के सामने खड़े नहीं हो सकते हो। ऐसा काम तो कभी डिक्टेटर्स के दौर में भी नहीं। इस्लामाबाद के 3 हलकों में से एक हलके पे आप बज़ाहिरन हारे हुए हैं। अब हम नहीं कह सकते कि आप असल में भी जीते हुए या नहीं जीते हुए, लेकिन बज़ाहिरन आप हारे हुए हैं और बज़ाहिरन राजा खुर्रम नवाज जीते हुए। इस्लामाबाद का जो ट्राइब्यूनल था जिसको तब्दील कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उस पर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया जस्टिस तारिक जहांगीरी के ट्राइब्यूनल को। अभी हुकूमत कौमी असम्बली से एक्ट पास करवा चुकी है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को वो इख्तियार मिल गया है या मिल जाएगा कानून बनने के बाद, जिससे रिटायर्ड जजेस को भी ट्राइब्यूनल में लगाया जा सकेगा। देखें, कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये गवर्नमेंट के ख्वाबो ख्याल हैं जी। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक पिटीशन डाली, आज सीएम डाली, और सुबह होपफुली हमारी वो लग जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। वैसे एक्ट भी जो हैं वो एज़ पर लॉ लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक चीज़ को बेनिफिट करने के लिए देंगे आप। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और आप उसको लेकर चलेंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ। कोई लेजिस्लेशन ऐसी नहीं बन सकती जो आवाम की मैंडेट को चोरी किया है। इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम नून लीग पर है, और नून लीग अगर कानून बनाती है तो आप कह रहे हैं कि इसके अलावा भी एक चीज़ बता दूं, ये अमेंडमेंट्स भी 2023 में हुई हैं। ये अमेंडमेंट्स हमने नहीं, पीडीएम ने खुद की हुई हैं। तो उसको किधर लेके जाएंगे? ये वो जो पूरी पार्लियामेंट ने किए हुए, अब ये ऑर्डिनेंस को वैलिड करने की कोशिश करें क्योंकि इनको पता है कि ऑर्डिनेंस नहीं होगा। इसके ऊपर भी बड़ी लीगल एम्बिग्यूटी। लेकिन एक्ट तो वो ला सकते हैं, बस राइट है, ला सकते हैं। एक्ट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अंडू भी कर सकते हैं। तो अब मेलाफाइडी कैसे साबित करेंगे? ये तो अब कोर्ट में करेंगे, ये तो अंडू भी हो सकता है। मेलाफाइडी के लिए तो इतना ही बहुत है कि आप वैसे देख लें कि यही पीडीएम की गवर्नमेंट, उसके बाद यही केयर टेकर की गवर्नमेंट, उसके बाद यही नून की और पीपल्स पार्टी की सबमिशन वाली गवर्नमेंट जिसको मैं कहता हूँ, वो सारी की सारी शक्लें देख ले, एक ही पिछले 2, 2.5, 3 साल से चल रहे हैं, एक ही एजेंडे पे चल रहे हैं। चाहे वो नैब अमेंडमेंट्स हो, चाहे वो इलेक्शन अमेंडमेंट्स हो, खुद की इन्होंने, खुद अंडू की। द स्पिरिट कहाँ जाएगा, उसको लेकर कहाँ जाएंगे। और अब तो ये स्पेसिफिक पर्सनल हो गया, स्पेसिफिक पर्सन फॉर द इस्लामाबाद सीट्स, यहाँ से आप लेके चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इशू ये आया कि आपने एक ट्रिब्यूनल बनाया जो चीफ जस्टिस साहब के मशवरे के बाद ईसीपी ने बना दिया। ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं सकती थी, दूसरा ट्रिब्यूनल था ही कोई नहीं। आप फिर इनको ऑर्डिनेंस लाना पड़े। उस ऑर्डिनेंस की भी जो हालत हुई वो आपने देख ही लिया, क्या उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या नहीं है। इवन एंड अदरवाइज वो लीगल टर्मिनोलॉजी में मैं उसको आगे लेके जाता हूँ। अब वहाँ से ये एक्ट पे पहुँच गए, ऑर्डिनेंस एक्ट असेंबली में पेश हुआ, असेंबली में अच्छा चले पास होगा, आगे जाएगा। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस ट्रिब्यूनल क्या नया कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है? एक्ट आ जाएगा तो क्या उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा? यानी वो पीछे से शुरू नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर ये एक्ट बनेगा भी तो आप कह रहे हैं कि ये आने वाले ट्रिब्यूनल्स के लिए है, होगा, गुज़श्ता अंडू होगा। उसकी रीजन भी मैं बताता हूँ, लॉजिकल रीजन बता रहा हूँ आपको। एक 45 डेज का टाइम है,
आफ्टर सबमिशन, आफ्टर गजट में जब आ जाता है आपका नोटिफिकेशन, उसके बाद 45 डेज में मैंने एक पिटीशन फाइल करनी है। मैंने पिटीशन 45 डेज के अंदर कर दी, उसके ऊपर नोटिस हो गए, पार्टीज आ गई, जवाब सबमिट हो गया। अब 180 डेज में ट्रिब्यूनल डिसाइड करना। अगर यहाँ से आप, ये नई फिलॉसफी मैं नहीं कहूँगा, ये बल्कि नया जुरिस्प्रूडेंस तैयार होने जा रहा है। अगर 8 फरवरी के इलेक्शन पे 19 फरवरी को नोटिफिकेशन आता है, विद इन 45 डेज में प्रोसीडिंग्स फॉलो करते हुए पिटीशन फाइल करता हूँ, इलेक्शन पिटीशन जो चलता चलता है यहाँ तक पहुँच गई कि फॉर्म 45 सबमिशन तक पहुँच गई, लोगों ने भी करा दिए, जवाब भी आ गए। अब जब आप नया ट्रिब्यूनल बनाएंगे तो पिछली सारी 8 फरवरी से यहाँ तक की एक्सरसाइज तो सारी की सारी आपने खत्म कर दी, तो क्या जीरो से स्टार्ट करेंगे हम? राइट। सो ये इतने लीगल क्वेश्चंस हैं कि ये पार्लियामेंट इनको, जो ये सो कॉल्ड एमएनएज अंदर बैठे भी हुए हैं, इनको बचाना चाहे भी तो नहीं बचाएंगे, और अल्टीमेटली या तो ये इस्तीफे देंगे या ये। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हासिल करेंगे साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब से। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। एक सियासी जमात को 4 बार एक बड़े सूबे की हुकूमत मिली जहां उसने ताकत के बल पर राज किया। इस पार्टी को कार्ड खेलने में महारत हासिल थी, खास तौर पर लिसानी कार्ड को ये अक्सरियत के जज्बात से खेलने के लिए खूब कामयाबी से इस्तेमाल करती रही। इस जमात ने पूरी ताकत के साथ जिस सूबे में 3 बार हुकूमत बनाई, वहां हाल यह था कि लोग फाकों से बरते, बेरोजगार सड़कों पर धक्के खाते और हत्ता के पीने का साफ पानी भी नापैद था। लेकिन यह जमात अवाम को बहलाना, फिसलाना और सिस्टम को चलाना जानती थी, इसलिए वो बार बार इक़्तिदार में आती रही। यही जमात गाहे बगाहे मरकज में भी हुकूमत बनाती रही, लेकिन उसकी अवामी मकबूलियत बढ़ने के बजाय मजीद घटती जा रही है। गुज़श्ता आम इंतखाबात से कबल इस हुक्मरान जमात ने ऑपोजिशन की कमर तोड़ कर रख दी, ऑपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर सख्त क्रैकडाउन किया और उनमें से अक्सरियत को जेलों में डाल दिया गया। इस नाम नेहाद हुक्मरान इत्तेहाद ने ऑपोजिशन की जमातों को तोड़ना शुरू किया, फिर जो सियासी रहनुमा सरकार की पार्टी में शामिल हो जाता उसके तमाम केसेस दबा दिए जाते। ऑपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि सरकार एजेंसियों और अदलिया को ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। फिर इलेक्शन का वक्त आया तो खामोश वोटर्स ने अपना जादू दिखाया और हुक्मरान इत्तेहाद को शदीद मायूसी हुई। ऑपोजिशन को अवाम की बड़ी तादाद ने वोट दिया और हुक्मरान इत्तेहाद महज चंद सीटों की ही बरतरी हासिल कर पाया। लेकिन इसके बावजूद 2 इत्तेहादियों के सहारे से जल्दी से इस इत्तेहादी जमात ने फिर इक़्तिदार हासिल कर लिया। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी हुकूमत बना ली है। तहम बहुत से भारतीय तज्जियाकारों का ख्याल है कि बीजेपी इत्तेहाद जीत कर भी हार गया है, लेकिन बीजेपी को इस तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पहली और आखिरी मंजिल तो इक़्तिदार ही था और अब भी है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 8 फरवरी के आम इंतखाबात के मुतनाज़ा नताइज से बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत को इक़्तिदार में 4 माह का अरसा हो चुका है तकरीबन, जो कि गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत का तसलसल भी है। और यह हुकूमत अब अपना पहला बजट पेश कर चुकी है, लेकिन इस हुकूमत को इसकी पॉलिसियों की वजह से शदीद तनकीद का भी सामना है। हालिया बजट में हुकूमत ने 1700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों का बोझ अवाम पर डाला है, जबकि अशराफिया को 3900 अरब रुपए की टैक्स छूट दे दी है। इससे कबल पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी बजट को अवाम दुश्मन करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। फाइनेंस बिल पर पीपल्स पार्टी नून लीग से सख्त नाराज हुई थी और बजट इजलास का बायकॉट भी किया था, लेकिन बजट बहरहाल पास हो गया है और आज से नाफिजुल अमल भी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त। बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हुकूमत के सामने बजट पर, लेकिन बजट तो वही कमोबेश पास हो गया जो हुकूमत चाहती थी। शुक्रिया। गुजारिश है कि अल्टीमेटली ये जो बजट था इस पर बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने कन्वे भी किया और हमने पॉलिटिकली ये भी बावर कराने की कोशिश की कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडरशिप आवाम को जवाबदेह होते हैं और अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो कल अल्टीमेटली आवाम का रद्द-ए-अमल भी आएगा। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। हर सियासी जमात को जो इक़्तिदार में होती है उसको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ता है और उसको अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ती है। आपने इंट्रो में बहुत सारे इश्यूज़ को रेज़ किया, आपका हक बनता है बिल्कुल एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी, लेकिन ये देखना ये पड़ेगा कि जिन हालात में गवर्नमेंट हमें मिली, 16 माह पहले भी जब गवर्नमेंट थी तो हम ऑब्वियसली उसके अलाई थे
पीडीएम की जमात का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन अलायंस में थे, हमारी वजह से गवर्नमेंट थी। लेकिन आफ्टर वो 3.5 साल की जो हुकूमत थी और उसकी जो कारकर्दगी थी और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस में जो पीडीएम को फेस करना पड़ा और आज भी हम फेस कर रहे हैं। मसलन आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ जी। ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि बजट हमें कैसा देना चाहिए था या कैसा बजट आया, लेकिन एक बात ये ज़ाहिर है कि जब 2018 में गवर्नमेंट पीटीआई की आई तो उस वक़्त कर्ज़ों का बोझ ऑलमोस्ट कोई 24 बिलियन डॉलर्स था, और जब वो गए तो वो 45 बिलियन डॉलर कर्जे छोड़ के गए। 3.5 साल में डबल कर्जे लिए गए और जिसको वो अकाउंट फॉर नहीं कर सके। और ऑब्वियसली आप देखें इस बजट में भी कि ये बजट है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 19 ट्रिलियन का ये बजट है तकरीबन जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हैं, और उस पर कोई ऑल अराउंड कोई 19 ट्रिलियन रुपीस ये आपको देने पड़ रहे हैं सूद की अदायगी में और इंटरेस्ट और वो रीपेमेंट है आपकी लोन की। तो आप पीछे देखिए आपके पास बजट बचता कितना था। आपके बाकी एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 50% वो बनते हैं जो आपकी डेवलपमेंट, आपके डे टू डे अफेयर्स के एक्सपेंसेस वो सारे बनते हैं। अब उसमें एक जो तकलीफ दे बात जो मैं समझता हूँ सिटीजन पाकिस्तान के जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू टारगेट था वो आपका कुछ 13 ट्रिलियन डॉलर्स का है, 13 ट्रिलियन रुपीस का है। अब देयर इज अ गैप ऑफ 6 ट्रिलियन रुपीस है जी तकरीबन। अब उसको भी मीटअप करना है। सही। और आप ये भी देखेंगे जो लास्ट टाइम के जो बजट था, रिकवरी या रेवेन्यूज जनरेट होने थे या जो टारगेट था वो 9 ट्रिलियन था, और अभी वो 13 ट्रिलियन पे आप ला करें। ये भी आपके इसको भी आप हरास करें, ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज है। सही है। लेकिन ये सारे मामलात को देखने पड़े कि जो जिन सर्कमस्टांसेस में हमें गवर्नमेंट मिली जी उनमें गवर्नमेंट की कोशिश तो है कि बेहतर बजट दिए जाए, आवाम को रिलीफ दी जाए। थोड़ा सा फर्क ये जरूर पड़ा कि अगर बुखारी साहब ये जो है कि अभी ये जो आप फरमा रहे हैं ना बुखारी साहब कि जिन हालात में 2022 अप्रैल में आपको हुकूमत मिली और उससे पहले के हालात ये थे कि इमरान खान मुल्क को बिल्कुल तबाह कर चुके थे, इस आर्गूमेंट को अगर हम बाय कर लें तो ये एग्जैक्टली ये वही अल्फाज हैं जो अगस्त 2018 में 18 अगस्त को इमरान खान ने हल्फ उठाने के बाद फरमाए थे कि जी नवाज शरीफ साहब ने 5 साल में वो सत्यानाश कर दिया कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और फिर 2013 में जब नवाज शरीफ आए तो उन्होंने यही अल्फाज बोले थे कि पीपल्स पार्टी ने 8 से 13 सत्यानाश कर दिया, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए मैंने तो आपको फिगर्स बताए हैं, मैंने वो फिगर्स बताए हैं जो ऑन रिकॉर्ड है कि जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिकॉर्ड है, कि रिकॉर्ड की बात नहीं है कि जब गवर्नमेंट आई पीटीआई की तो एक्सटर्नल डेट कितना था और जब वो छोड़ के चले गए तो एक्सटर्नल डेट कितना था। ये आपके सामने की बात है ना, ये कोई हवा में बात तो मैं नहीं कर रहा, ये तो रिकॉर्ड की बात है। सही है। वो तो हवा में बात कर रहे थे ना, तो मैंने तो ये आपको एस्टेब्लिश करके दिखाया कि जब 3.5 साल पौने 4 साल की गवर्नमेंट गई तो ऑलमोस्ट 45 बिलियन डॉलर्स का लोन आपके पास है। डोमेस्टिक लोन को आप छोड़ दें और उसको अकाउंट फॉर भी नहीं किया। तो अब बात यह है कि जिन सर्कमस्टांसेस में आज अब मैं आपको एक और भी अर्ज कर दूं जी कि हमने गवर्नमेंट में जो साथ देने का फैसला किया ये अंडर कंपल्शन किया। कंपल्शन ये थी कि अगर हम हुकूमत में शामिल ना होते या हुकूमत साजी में मदद न करते तो पाकिस्तान में मज़ीद कैओस होता, मज़ीद अनारकी आती। सही है। क्योंकि किसी सियासी जमात के पास वो मैंडेट नहीं बन पा रहा था कि वो गवर्नमेंट बना सके। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, और कोई रास्ता नहीं था बुखारी साहब। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई अप्रैल 2022 में, तो पीपल्स पार्टी के पास यही जवाब था कि जो आपने रखा सामने, और मैं उसको कंटेस्ट नहीं करता, वो एक अलग बहस है कि इमरान खान ने मुल्क का ये हशर कर दिया है कि नून लीग पीपल्स पार्टी 2 बड़ी जमातों के बाद इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है कि हम इन्हें आईनी तरीके से इक़्तिदार से निकाल के मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपनी हुकूमत लेकर आएँ।
आज पीपल्स पार्टी उसी नून लीग के बजट को, जिसको खुद बिलावल साहब से लेके आसफा साहिबा से लेके कोई पार्टी में डिफेंड करने को तैयार नहीं है, आज उसी बजट को आप मंजूर कर रहे हैं। उधर आप एक हुकूमत को गिरा रहे थे, इधर आप एक हुकूमत को बचा रहे हैं। देखें अमीर अब्बास, हमने 2022 में जो रास्ता इख्तियार किया, आइन हमें ये हक देता है, बिल्कुल देता है। कानूनी हक हमारे पास था, वो हमने इस्तेमाल किया। हम हमेशा मुखालिफ रहे हुकूमतों को एजुटेशन से रिमूव करने में। हमने कभी भी नहीं चाहा कि पर फोर्स और बजरिया एजुटेशन हुकूमत को घर भेजा जाए। जो आइनी तरीका था उसको इस्तेमाल किया। आज भी हम आइनी तरीके के साथ आया, कोई आनी तौर पे कोई कदगन है कि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनको वोट ना देते। ऑब्वियसली ये बात सामने है कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है, सही, और वो पॉलिटिकल कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हालात हैं मुल्क के, उसमें मुझे कोई वे आउट नज़र नहीं आता कि मुल्क ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है कि उसके हम हमेशा जमहूरी अमल को बेहतर अमल समझते हैं, हम जमहूरी निज़ाम को बेहतर निज़ाम समझते हैं, भला वो कमज़ोर सही, लेकिन बहुत सारे और जो हुकूमत के तरीके होते हैं उनसे बहुत बेहतर है, और बिलखुसूस आमरीत से बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, आखिर में फरमाएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। आज अवामी नेशनल पार्टी भी कमोबेश इसी तरह की बात कर रही है। जमात इस्लामी 12 जुलाई से इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है। चीज़ें चल जाएंगी इस तरह से फिर? देखिए जी, ये उनका इख्तियार है, ये उनका आइनी इख्तियार है, उनका कानूनी इख्तियार है कि वो मुतालबा करें। लेकिन है कि आपको देखना पड़ेगा आपका मुल्क खड़ा कहाँ है। आपको रीजनल हालात भी देखने पड़ेंगे, आपको इंटरनेशनल हालात भी देखने पड़ेंगे, और आपको रीजन की जो सूरत हाल है उसको ज़्यादा मद्देनज़र रखना पड़ेगा। जिस किस्म की दहशत गर्दी मुल्क में फैली हुई है, जिस अंदाज से हुकूमतें परेशान है इस दहशत गर्दी से, और हुकूमतें परेशान नहीं है बल्कि अवाम उन्नास भी परेशान है। हमें जिस किस्म की कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, मुझे बड़ा दुख होता है जब हम नौजवान ऑफिसर्स की और जवानों की मैयतें देखते हैं और वसूल करते हैं, दुख की बात होती है। लेकिन इन क्राइसिस से निकलने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि मुल्क जिन क्राइसिस में फंसा हुआ है, इसमें हम बामी मुशावरत से इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकालने की कोशिश करें। अगर सलूशन इंतखाबात होता तो मैं समझता हूँ कि ये रिज़ल्ट आपके सामने है। फिर भी क्या इसी किस्म के अगर रिज़ल्ट आएँ तो क्या इस एक्सरसाइज में जाने की ज़रूरत है? बेहतर इसके नहीं है कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के मुल्क को क्राइसिस से निकालने की कोई रास्ता निकाला जाए। ये बहुत अहम बात आपने फरमाई कि अगर इसी तरह की कोई हंग पार्लियामेंट दोबारा इंतखाबी नताइज की सूरत में सामने आ जाती है और इसी तरह से इंस्टेबिलिटी रहती है, तो फिर ये तो एक सही ला हासिल रहेगी। लेकिन अपोजिशन का बहरहाल एक अपना मौक़िफ़ है कि चूँकि इनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा, लिहाजा किसी और को आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद आज बजट की मंजूरी के बाद किन किन चीज़ों पर महंगाई का असर पड़ेगा आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। वॉइस ऑफ जर्मनी ने अपनी एक हालिया तहकीकी रिपोर्ट में एडोल्फ हिटलर के इक़्तिदार के उरूज और उसके बाद होने वाले तबाहकुन नुकसानात पर रोशनी डाली है। 1932 में जर्मनी में होने वाले इंतखाबात में नाजी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकी क्योंकि लोगों की अक्सरियत ने उन्हें वोट नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। मार्च 1933 में दोबारा इंतखाबात हुए तो उस दौरान पैरा मिलिट्री एसए के दस्तों ने नाजी पार्टी के मुखालिफिन को बज़ोर ताकत दबाया, लेकिन उसके बावजूद नाजी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत न मिल सकी। उन्हें इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी। चुनाचे नाजी पार्टी ने जर्मनी नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया और मुखालिफ जमात कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई। फिर पार्लियामेंट में एक कानून के जरिए हिटलर को आमराना इख्तियारात दे दिए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिटलर को इक़्तिदार में लाने वाली दरअसल जर्मनी की वो अशराफिया थी
जो अपने ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि हिटलर और हुक्मरान इत्तेहाद के फैसलों से मुल्क बदतरीन जंग और गुर्बत की दलदल में धंस गया और तबाही की इंतहा यह थी कि जर्मनी दो टुकड़े हो गया। पाकिस्तान में ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद का मैंडेट चोरी शुदा है और हुकूमत की पॉलिसियां तबाहकुन हैं, जिनके नुकसानात अवाम को भुगतना पड़ रहे हैं। गुज़श्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी बजट की मंजूरी और फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद यह बजट आज 1 जुलाई से नाफिज हो चुका है। नए माली साल के बजट में 1700 अरब रुपए से ज्यादा के नए टैक्सेस शामिल हैं। वफाकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और हालिया बजट ने महंगाई का खौलता हुआ लावा गरीबों पर उंडेल दिया है। टैक्स उमूर के माहिर जीशान मर्चेंट ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में लिखा है कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। वो मजीद लिखते हैं कि 45% टैक्स रेट, 10% सरचार्ज, 10% सुपर टैक्स, 7% दीगर टैक्सेस, यानी कुल 72% टैक्स। एक तरफ मुल्क भर में शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक और लोड शेडिंग के बायस संवाद की खबरें और लोग भारी बिलों और लोड शेडिंग पर चीख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय उन पर महंगाई के कोड़े बरसाना शुरू कर दिए हैं। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। याद रहे कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर पहले ही 60 रुपए लेवी वसूल कर रही है, जिसमें अब 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अहम बात यह है कि हुकूमत ने नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार और कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज लगा दिया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39%, एसोसिएशन ऑफ पर्संस को 44%, जबकि कारोबारी तबके को 50% तक इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। ताहम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सिविल और फौजी अफसरान को प्रॉपर्टी की फरोख्त या ट्रांसफर पर टैक्स इस्तिस्ना दे दिया गया है। नए बजट के आज 1 जुलाई से लागू होने के बाद से शीरख्वार बच्चों के डब्बा बंद दूध ही नहीं बल्कि दूध के आम पैकेट पर भी 18% जीएसटी, मोबाइल फोन की खरीदारी पर भी 18 था 25% तक जीएसटी आयद किया गया है। नए बजट के मुताबिक नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक न करने वाली टेलीकॉम कंपनियों को 5 से 10 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अफगानिस्तान से फल सब्जियों की दरामद, ट्रैक्टर्स, मेडिकल की तशखीसी किट पर 18% जीएसटी, बिल्डर्स और डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 10 से 15% टैक्स और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पर टैक्स देना होगा। कुछ अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले खाम माल यानी रॉ मटेरियल समेत मुख्तलिफ दरामदी अशिया पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई है। मजीद यह कि हुकूमत ने नए बेल आउट पैकेज के लिए IMF की एक और पेश की शर्त पूरी करते हुए टेक्सटाइल समेत जनरल इंडस्ट्री या कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी कर दी है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क एयर ट्रैवल पर एक्साइज ड्यूटी में 100% से भी ज्यादा का इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ बजट में अराकीन असम्बली के मरात में इजाफा कर दिया गया है। अराकीन असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। अराकीन असम्बली के इस्तेमाल न होने वाले फजाई टिकट्स मनसूख करने के बजाय अगले साल भी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है और सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए हैं। नून लीग की वफाक में इत्तेहादी हुकूमत की जालमाना मुआशी पॉलिसी के खिलाफ न सिर्फ अवाम गमो गुस्सा से लबरेज हैं बल्कि ताजर और कारोबारी तबका भी अब शदीद हैजान में मुब्तला है। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जमहूरियत।